हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए, उस कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन आपको दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने का काम करूँगा। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से बता दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर, आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना, ताकि आपको हेल्प मिले। बीए फर्स्ट ईयर या बीए पार्ट 1 या बीए प्रथम वर्ष वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। यदि आपने इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में या सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं टारगेट विद एवं गारंटी लेता हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। तो इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। इन प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते हो, समझ सकते हो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को तैयार किया गया। और मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे आपको सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो इकोनॉमिक्स के कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो आप सभी को पहले इन प्रश्नों को लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर जब हम आपको देंगे पीडीएफ के रूप में तो उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही रहेंगे, ठीक है। आपको ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही दिए रहेंगे, यानी कि नंबरिंग देख के यहाँ पर उत्तर शुरू लिखा रहेगा, 2 नंबर में भी उत्तर लिखा रहेगा। तो आप लोगों को अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लेना है और प्रश्न लिखने के दौरान मैं थोड़ा थोड़ा उत्तर भी बताने का काम करूंगा। जब आप उत्तर की पीडीएफ मेरे द्वारा प्राप्त करोगे तो जब उत्तर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, पहले भी इन प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो में जानने का प्रयास किया था और आपको याद करने में आसानी होगी। वीडियो के अंत में बताऊंगा कुल मिलाकर के 1 मिनट में कैसे आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, आप पहले प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लो। यार, प्रश्न लिखने के लिए तो समय हो सकता है ना, पूरे साल में आपने तैयारी ना करी, कम से कम 10 मिनट तो आप ऑनेस्टली के साथ पढ़ सकते हो ना। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखें, व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा सामूहिक या समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा सामूहिक या समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इससे बेहतर प्रश्न बन ही नहीं सकते इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, उत्पादक इत्यादि, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ हम एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में बात कर ले तो समग्र मान, समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय इत्यादि, ठीक है। तो समष्टि और व्यष्टि का मतलब समझा, व्यष्टि का मतलब किसी एक का हम अध्ययन करते हैं और समष्टि का बोले तो प्यारे दोस्तों, समष्टि का के बारे में बोले तो यहाँ पर आर्थिक समूहों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से समझेंगे, फिलहाल आप प्रश्नों को लिख लो। और यहाँ पर बात कर ले प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें। अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनका आपको यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए कह रहा है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में शानदार हो जाता है और ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं आपको भी पता है, परंतु एक मुख्य परिभाषा की बात करें, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में
पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। आज अर्थशास्त्र की एक ऐसी परिभाषा की जरूरत है जो कि सीमित साधनों के वितरण व आर्थिक विकास इन दोनों के बातों पर प्रकाश डाले। इसके बारे में भी काफ़ी शानदार तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे दोस्तों, मांग के नियमों की व्याख्या करें। ठीक है, इसके अपवाद क्या है, मांग का नियम कौन कौन सा है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है और इसमें अपवाद क्या है इसके बारे में बताना है। ये प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। मांग के नियमों की व्याख्या करें, इसके अपवाद क्या हैं। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड बोले तो मांग का नियम। ठीक है, विवरण सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग का नियम बताता है कि अन्य सभी पर समान है। एक अच्छी वृद्धि की कीमत के रूप में मात्रा की मांग घट जाती है, इसके विपरीत एक अच्छी कमी की कीमत के रूप में मात्रा की मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम का अपवाद भी जानेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इस मांग का नियम क्या है इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का काम करेंगे। मांग के कितने यानी कि मांग नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो मांग नियम जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, अर्थशास्त्रियों ने मांग 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग, पूरक वस्तुओं की मांग। तो ये सारे मांग के प्रकार हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको उतना यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए उत्तर जो है ऑलरेडी तैयार किया गया है PDF के रूप में। आपको बताऊंगा, 1 मिनट में प्राप्त कर लोगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न आपको लिखना है, हिक्स के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। हिक्स महोदय के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन का सिद्धांत कौन कौन है, यानी उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा सिद्धांत है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, आपने कॉपी में लिख लिया। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां कीमत रेखा तटस्थता वर्ग को स्पर्श करती हुई होती है। दूसरा, स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल तटस्थता वर्ग के ढाल के बराबर होता है। तीसरा, संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए, यानी कि संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र रेखा के मूल बिंदु, यानी कि प्यारे दोस्तों आपको समझने में दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। आप टफेस्ट वर्ड को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आपको आसान शब्दों में समझना है। तो प्यारे दोस्तों, आसान शब्दों में समझने के लिए उत्तर में काफ़ी आसान शब्दों का उपयोग किया गया इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत की विवेचना करें। ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है प्यारे दोस्तों अपने कॉपी में। तो ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, इन प्रश्नों को जल्दी से आप अपने कॉपी में लिख लो। उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को कॉपी में लिख ही लिया होगा। ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत। ओके, तो प्यारे दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल, वालरस, पिगू, मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति द्वारा होता है, इसलिए इस सिद्धांत को ब्याज का मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है 6ठा, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। जहां की फुल कंपटीशन हो वहां पर आप मूल्य का निर्धारण कैसे कर पाओगे, इसके बारे में आपको एग्जामिनर को बताना है। ये प्रश्न को जल्दी से आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो बात कर ले यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य का निर्धारण। अतः वस्तु का मूल्य बाजार में निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को समझने के लिए मांग और आपूर्ति को समझना आवश्यक है। दोस्तों, मांग एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा लोग खरीदकर उपयोग करना चाहते हैं उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। फिलहाल आप क्वेश्चन की ओर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों की संक्षेप में व्याख्या करें। व्यावसायिक बैंक जितने भी हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में आपको संक्षेप में बताया, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना, संक्षेप में बताना है व्यावसायिक बैंकों के कार्य के बारे में। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए, क्योंकि टफेस्ट प्रश्न है और अपने आप में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा शानदार है और अहमियत भी रखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, व्यावसायिक बैंक के हम लोग मुख्य कार्य को समझेंगे। व्यावसायिक बैंक के कार्य, बैंक के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, बचत खाता, ये खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ये परिवार के लिए लाभदायक है जिनको एक बार रुपए जमा करवाने के बाद तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके लिए। तो व्यावसायिक बैंक के कार्य, बैंकों की 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी शानदार से समझेंगे व्यावसायिक बैंक के बारे में। 8वां प्रश्न है आपका, माल्थस
के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। माल्थस के द्वारा जो जनसंख्या के ऊपर सिद्धांत दी गई थी, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में इन प्रश्नों को भी लिख लिया होगा। उत्तर बताऊंगा वीडियो के अंत में कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है। तो प्यारे दोस्तों, अपने सिद्धांत में माल्थस ने, जी हाँ दोस्तों, अपने सिद्धांत में माल्थस ने बताया कि देश में जनसंख्या जीवन निर्वाह खाद्य सामग्री के साधनों से निर्धारित होती है तथा यह जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। मनुष्य की काम वासना यथा स्थिर रहती है। काम वासना एवं संतानोत्पत्ति में प्रत्येक संबंध होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत किस प्रकार रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्पादन लागत से क्या अभिप्राय है आपका? औसत आगम तथा सीमांत आगम में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, ठीक है। उत्पादन लागत से क्या अभिप्राय है आपका? आप अपनी राय अवश्य रखें, ठीक है प्यारे दोस्तों। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्शन कॉस्ट इन हिंदी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही लागत कहा जाता है। इसमें कई सारे मूल्य होते हैं, जैसे कच्चे माल पर खर्च, मशीन को चलाने का खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो राशि होती है उसे ही उत्पादन लागत कहा जाता है, ठीक है। आपने उत्पादन लागत का मतलब समझा होगा। उत्पादन लागत का मतलब क्या है आप मेरे को बताओगे तो जैसे कच्चे माल पर खर्च कर रहे हैं, मशीन को चलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, हमने बहुत सारे नौकर कर्मचारी रखे हैं उनको तनख्वाह देने पर खर्च कर रहे हैं, इन सभी खर्च को मिलाकर हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकलापों का परीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकलाप किस प्रकार रहे उसके बारे में आपको परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि अभी तक नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने का उपाय करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं पुनरुत्थान हेतु वित्तीय आधार पर उपलब्ध कराना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। यही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकलाप। तो इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का काम किया, परंतु उत्तर में आपको डिटेल्स में एक बाय स्टेप बताने का काम किया गया। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, परंतु प्यारे दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्रत्येक घर में 5 से 6 फ़ोन है। आप लोगों को क्या करना है, सभी फ़ोन से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन से भी सब्सक्राइब करा देना है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन में जाए तो उनको इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल सके। क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं हमारे चैनल का, तो इस चैनल के माध्यम से जो है प्यारे दोस्तों, सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का अलग अलग प्रोफेसर इस चैनल के माध्यम से आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और बिल्कुल निःशुल्क आपको कंटेंट भी सारे बिल्कुल निःशुल्क देने का काम किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इतना सारा आपको हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब बात रहा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है सभी बच्चों को, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के पश्चात आपको कल शाम तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के रूप में देखने को मिलेगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको पीडीएफ देखते ही सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाएंगे। तो समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में उत्तर तैयार किए गए। तो प्यारे दोस्तों, अगर फिर से मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो, अपने घर में जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।